यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। अग्निहोत्री मैंशन में सुबह का वक्त था जब व्योम की आंख खुली। उसने जल्दी से उठकर चारों ओर नजर घुमाई तो देखा कि चांद कहीं भी आसपास नहीं थी। उसने खुद से कहा, ये रोने की आवाज। कहते हुए उसने बाथरूम की तरफ देखा। बाथरूम का दरवाजा हल्का खुला था। वो जल्दी से दौड़ता हुआ बाथरूम के अंदर गया और देखा कि चांद बाथरूम में घुटनों के बल बैठी हुई थी और अपने पेट को पकड़कर रो रही थी। उसे इस हालत में देखकर व्योम को घबराहट होने लगी। वो जल्दी से चांद के पास गया और परेशानी भरी आवाज में कहा, तुम ठीक हो? व्योम की आवाज सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और रोते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है। कहते हुए उसने अपने पेट पर पकड़ और भी मजबूत कर दी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर व्योम ने जल्दी से चांद को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर रूम में आ गया। उसने चांद को बेड पर बिठाते हुए कहा, बताओ मुझे कहाँ दर्द हो रहा है? चांद ने रोते हुए कहा, पेट में, कमर में, हर जगह दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम मर जाएंगे। चांद की बात सुनकर व्योम, जो कि परेशान था, ने गुस्से से कहा, अगली बार से ऐसे बकवास करने के बारे में सोचना भी मत। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चुपचाप लेट जाओ, मैं तुम्हारे पेट की मसाज कर देता हूँ। व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। व्योम को डॉक्टर की बात अच्छी तरह याद थी कि चांद को सामान्य फीमेल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा दर्द होगा। उसने चांद के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। रो रो कर उसका छोटा सा चेहरा लाल हो चुका था। व्योम ने प्यार से कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। और फिर चांद की कमर से लेकर पेट के निचले हिस्से तक हाथों से मसाज करने लगा। उसने काफी धीरे धीरे मसाज किया ताकि चांद को और दर्द ना हो। चांद की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। चांद ने बेडशीट को मजबूती से पकड़ रखा था। जब भी उसे पीरियड्स आते थे, उसे इसी तरह का दर्द होता था। इसलिए उसे पीरियड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो चाहती थी कि उसे कभी पीरियड्स ना आए। गांव में रहने की वजह से उसे पीरियड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसकी चाची भी कभी उसकी हालत पर ध्यान नहीं देती थी। न तो ये जानने की कोशिश करती थी कि वह जिंदा है या मर गई है, और न ही यह कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर बाद व्योम ने चांद के छोटे से चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा हल्का पीला पड़ गया था। उसने प्यार से कहा, तुम ठीक हो? चांद ने बस अपना सिर हिला दिया। व्योम ने उसे अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में ले गया। कुछ देर बाद चांद नहा चुकी थी। व्योम ने दोबारा उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आया। उसने प्यार से चांद को बेड पर बिठाया और दवाई देते हुए कहा, दवाई खा लो। डॉक्टर ने कहा है कि इसे खाने के बाद तुम्हें कम दर्द होगा। व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना सिर हिला दिया और चुपचाप दवाई खाकर लेट गई। व्योम प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। उसने ब्रेकफास्ट भी रूम में ही करने का डिसीजन लिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि चांद को और ज्यादा तकलीफ हो। कुछ ही देर में सर्वेंट उनका ब्रेकफास्ट उनके रूम में लेकर आ गई थी। व्योम चांद को अपने हाथों से हल्का खाना खिला रहा था। चांद को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी इतनी परवाह कर सकता है। वो चुपचाप बैठी हुई थी। उसे कुछ भी न बोलते हुए देखकर व्योम ने धीरे से कहा, ज्यादा दर्द हो रहा है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा कि कोई हमारा इतना ध्यान रख सकता है। कहते हुए उसकी आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई। व्योम ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखते हुए कहा, दोबारा रोना स्टॉप मत कर देना, वरना मैं सच में तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। छोटी छोटी बातों पर रोने की आदत कब जाएगी तुम्हारी? व्योम की बात सुनकर चांद ने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने होठों को चबाकर अपने आंखों में आने वाले आंसुओं की बूंद को रोकने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसके बस में बिल्कुल भी नहीं था। व्योम ने आगे बढ़कर प्यार से उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुम मेरी वाइफ हो, तो तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। इसमें इतना ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैं आज तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, आगे भी रखूंगा। जब तक जिंदा हूँ तब तक रखूंगा। व्योम की बात सुनकर चांद ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
चांद के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर व्योम ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, डोंट वरी, मैं नहीं मरूंगा, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे साथ अभी तो पूरी लाइफ बितानी है। व्योम की बात सुनकर चांद के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। व्योम ने प्यार से उसे ब्रेकफास्ट खिलाया और टिश्यू पेपर से उसके मुंह को साफ करते हुए कहा, तुम थोड़ी देर तक आराम करो, मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मैं स्टडी रूम में हूँ, अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, यह मैंने मोबाइल यहाँ पर रखा है, मैंने तुम्हें सिखाया था न कि कॉल कैसे करना है। व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना सिर हिला दिया। व्योम ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, अपना ध्यान रखना, और वह वहां से स्टडी रूम में चला गया। वहीं नीचे लिविंग रूम में अध्याय, सावित्री जी और विकास जी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। विकास जी भी उनके साथ मौजूद थे। सावित्री जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हारी प्यारी बीवी कहाँ है? क्या सुबह सुबह किटी पार्टी करने के लिए चली गई? सावित्री जी की बात सुनकर विकास जी ने धीरे से कहा, नहीं माँ, वो रात को देर से आई थी, इसलिए सो रही है। सावित्री जी ने हंसते हुए कहा, नशे में धुत होकर आई होगी, यही तो काम है उसका। बच्चे जवान हो गए पर नशे की आदत नहीं गई, उसकी किटी पार्टी की आदत नहीं सुधरेगी, ये औरत। सावित्री जी की बात सुनकर विकास जी ने कुछ नहीं कहा। उनकी शादी को 27 साल हो चुके थे। उन्होंने विधि जी को सुधारने की काफी कोशिश की थी, पर विधि जैसे सुधरने के लिए तैयार ही नहीं थी। विकास जी भी उनसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो कभी भी उन्हें कुछ बुरा भला नहीं कहते थे। विधि जी हमेशा उन्हें छोड़कर जाने की धमकी देती थी और वह अपने प्यार के आगे मजबूर होकर उनकी सारी हरकतों को बर्दाश्त करते थे। अध्याय ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, अंजलि अब तक नीचे क्यों नहीं आए? क्या वह भी नशे में घर आई थी? अंजलि की बात सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। उन्होंने घर के सर्वेंट मनोहर की तरफ देखते हुए कहा, अंजलि रात को कितने बजे घर आई थी? मनोहर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, पता नहीं, हमें तो अंजलि बेबी घर पर देखी ही नहीं, शायद वो रात को घर नहीं आई थी। मनोहर की बात सुनकर सावित्री जी ने गुस्से से कहा, ये लड़की कब सुधरेगी? अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए पता नहीं अपनी जिंदगी का क्या हाल करेगी। अध्याय ने उन्हें शांत करते हुए कहा, डोंट वरी दादी माँ, मैं सिक्योरिटी गार्डों को कॉल करके पूछता हूँ कि वो कहाँ है। कहकर उसने सिक्योरिटी गार्ड का नंबर डायल किया जो अंजलि को फॉलो करते थे। काफी देर तक रिंग जाने के बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने फोन उठाया। अध्याय ने थोड़े गुस्से से कहा, अंजलि कहाँ है? और अगर वो घर नहीं आए तो तुम लोगों ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सिक्योरिटी गार्ड ने धीरे से कहा, अंजलि मैडम पता नहीं कहाँ चली गई है, हम कल से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं पर वह नहीं मिल रही है सर। अध्याय ने जैसे ही यह सुना बहुत जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, पता नहीं का क्या मतलब है? तुम लोगों को किस लिए रखा था? अध्याय को इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर सावित्री जी और विकास जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। सावित्री जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या हुआ अध्याय? अध्याय चलते हुए कहा, पता नहीं दादी माँ, मैं अभी आता हूँ, और वहां से बाहर जाने लगा। उसे इस तरह घबराकर जाते हुए देखकर सावित्री जी को भी घबराहट होने लगी। अंजलि जैसी भी थी, उनकी पोती थी और उसकी हरकतों के बाद उसके लिए डर लगना बहुत ही नॉर्मल बात थी। विकास जी ने कहा, क्या हुआ है माँ? सावित्री जी ने गुस्से से कहा, विकास, हमारा दिमाग पहले से ही खराब है, ना अपनी बीवी पर लगाम कसी और ना अपनी बेटी पर, दोनों को खुलेआम छोड़ दिया। जब तुम जानते हो कि दुनिया कैसी है तो कम से कम उन दोनों को 2 शब्द तो कह सकते थे ना। तुम्हारी बेटी ने तो जैसे कसम खा रखी थी कि तुम्हारी बीवी की तरह वह हमारी बात नहीं मानेगी। पता नहीं कहाँ होगी, रात को घर नहीं लौटी, जवान लड़की है, उन्हें कुछ हो गया तो। सावित्री जी की बात सुनकर विकास जी के चेहरे पर भी परेशानी नजर आने लगी। कुछ ही देर में अध्याय मूनलाइट क्लब पहुंच चुका था जहां पर कल अंजलि थी। उसने सभी सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम सब लोगों को जिंदा जला दूंगा। कहकर अध्याय उन सभी के साथ क्लब के अंदर आ गया। अध्याय ने क्लब के अंदर जाकर मैनेजर की कॉलर को पकड़ते हुए दांत पीसते हुए कहा, अभी के अभी क्लब की पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, और हाँ, कुछ भी डिलीट हुआ तो तुम भी इस दुनिया से डिलीट हो जाओगे। अध्याय की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड की हालत खराब हो गई। अध्याय को काफी लोग जानते थे क्योंकि वो अग्निहोत्री परिवार का छोटा बेटा था। कुछ देर बाद सीसीटीवी रूम में क्लब की कल रात की फुटेज दिखाई जा रही थी। अध्याय ने गुस्से से कहा, अंजलि कहाँ है? कहते हुए उसका ध्यान रिंग काउंटर पर गया।
जहां पर अंजलि लगातार ड्रिंक कर रही थी। उसे इतना ज्यादा ड्रिंक करते हुए देखकर अध्याय ने गुस्से से कहा, पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी, कहीं ज्यादा पीकर कहीं गिर तो नहीं गई। सोचते हुए अध्याय के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने गुस्से से कहा, फुटेज को आगे बढ़ाओ। उसके इतना कहते ही फुटेज को आगे बढ़ाया गया। कुछ देर बाद अध्याय ने देखा कि एक लड़का अंजलि को कमर से पकड़कर लिफ्ट की तरफ लेकर जा रहा है। ये देखकर अध्याय ने गुस्से से कहा, इतने बॉयफ्रेंड हैं इस लड़की के। उसके बाद अध्याय ने जल्दी से बाकी फ्लो की फुटेज देखी कि आखिर ये दोनों किस फ्लो पर गए हैं। कुछ ही देर बाद थर्ड फ्लो की फुटेज दिखने लगी। उसने देखा कि वो लड़का अंजलि को लेकर अंदर चला गया और उसके बाद 2 और लड़के अंदर चले गए। काफी देर बाद तक दरवाजा नहीं खोला। ये देखकर अध्याय के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, थर्ड फ्लोर, कहते हुए अध्याय सीसीटीवी रूम से भागता हुआ लिफ्ट की तरफ जाने लगा। इस वक्त उसके दिल में काफी बुरे ख्याल आ रहे थे। कुछ ही देर में अध्याय थर्ड फ्लोर पर पहुंच चुका था। उसने उसी रूम के सामने जाकर गहरी सांस ली। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जा सके। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसके साथ बाकी बॉडीगार्ड्स भी अंदर आ चुके थे। अध्याय ने हिम्मत करके रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसका ध्यान बेड पर बेजान सी अंजलि पर गया, जिसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। अपनी बहन की हालत देखते ही अध्याय की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो पलटकर रूम से बाहर आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अध्याय की हालत देखकर बॉडीगार्ड्स ने घबराते हुए कहा, व्हाट हैपेंड सर? अध्याय ने चिल्लाते हुए कहा, किसी फीमेल स्टाफ को बुलाओ। अध्याय अपनी बहन की हालत देखकर समझ नहीं पा रहा था कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसके हाथ पैर भी ठंडे पड़ चुके थे। कुछ ही देर में क्लब में फीमेल स्टाफ आ गई और उन्होंने अंजलि को अच्छे से ढक दिया। अध्याय को जब पता चला कि अंजलि को अच्छे से ढक दिया गया है, तो वह जैसे तैसे उठकर खड़ा हो गया। उसके कदम डगमगा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंदर जाकर उसने देखा अंजलि बेजान सी बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। उसके गालों पर दांतों के निशान और थप्पड़ के निशान भी थे। अंजलि को देखते ही अध्याय घुटनों के बल वहीं पर बैठ गया। एपिसोड 95। अध्याय घुटनों के बल अंजलि जिस बेड पर लेटी हुई थी, उसी बेड के बगल में बैठा हुआ था। वह समझ चुका था कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, न कुछ कर पा रहा था। तभी बॉडीगार्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सर, हमें मैडम को अस्पताल लेकर चलना होगा। उनकी कंडीशन काफी खराब लग रही है। बॉडीगार्ड की आवाज सुनकर अध्याय जैसे होश में आया। उसने अंजलि की तरफ देखा और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने अच्छे से अंजलि को कंबल में लपेटा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अंजलि को गोद में उठते ही उसका ध्यान बेड पर गया। बेडशीट पूरी खून से सनी हुई थी। जैसे ही अध्याय ने ये देखा, उसका पूरा दिमाग घूमने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो बेहोश होकर गिर जाएगा। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और मजबूती से अंजलि को गोद में लेकर दौड़ता हुआ रूम से बाहर आ गया। सभी बॉडीगार्ड्स ने सीसीटीवी फुटेज बंद करवा दी थी। यहाँ तक कि क्लब के सारे लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया था। कुछ ही देर में अध्याय अंजलि को लेकर कार में बैठा हुआ था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अध्याय ने अंजलि के चेहरे को देखते हुए कहा, अंजलि, अपनी आंखों को खोलो, तुम्हारा अध्याय भाई आया है। अंजलि, अपनी आंखें खोलो। अध्याय अंजलि को उठाने की कोशिश कर रहा था, पर वह अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। अध्याय की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। आधे घंटे के बाद उनकी कार अग्निहोत्री हॉस्पिटल जाकर रुकी। अग्निहोत्री हॉस्पिटल मुंबई का काफी बड़ा और नामचीन हॉस्पिटल था। अध्याय ने पहले ही सब कुछ इंतजाम करवा लिया था। वो अस्पताल की पिछली लिफ्ट से अंजलि को लेकर सीधे इमरजेंसी रूम में आ गया। अंजलि को कुछ ही देर में डॉक्टर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जा चुके थे। वहीं अध्याय अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखकर बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह खड़ा हो सके। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। सभी बॉडीगार्ड्स अध्याय की हालत देख रहे थे। एक बॉडीगार्ड ने हिम्मत करके धीरे से कहा, सर, अपने घर पर इन्फॉर्म नहीं किया? बॉडीगार्ड की बात सुनकर अध्याय ने जलती आंखों से उन सभी की तरफ देखा। यह वही बॉडीगार्ड्स थे जिनका काम अंजलि को प्रोटेक्ट करना था। अगर इन लोगों ने अपना काम किया होता तो आज उसकी बहन की हालत ऐसी नहीं होती। अध्याय ने गुस्से से कहा, तुम सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम सब लोगों की वजह से आज मेरी बहन की हालत हुई है। तुमसे कहा था ना, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना। तो कहाँ मर रहे थे तुम सब?
अध्याय की बात सुनकर बॉडीगार्ड्स की हालत खराब हो गई थी। वे जानते थे कि उन्होंने अंजलि को प्रोटेक्ट करने की बजाय खुद पार्टी करने का चयन किया था और उनमें से किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अध्याय ने गुस्से से उन लोगों की तरफ देखा और हिम्मत करके अपना मोबाइल निकाला। उसने खुद से कहा, दादी यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो नहीं, मैं दादी को कुछ नहीं बता सकता। दादा इसे टॉलरेट कर पाएंगे, लेकिन माँ को इससे फर्क पड़ेगा। अध्याय को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो किसे कॉल करे। वो न तो खुद को संभाल पा रहा था और न ही कुछ कर पा रहा था। उसने हिम्मत करके व्योम का नंबर डायल कर लिया। व्योम, जो इस वक्त स्टडी रूम में एक इम्पोर्टेड फाइल चेक कर रहा था, ने मोबाइल की आवाज सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तो फाइनली तुमने मुझे कॉल कर ही लिया, मेरी प्यारी सी वाइफ। लेकिन कॉल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर, चांद की जगह पर अध्याय का नाम देखकर उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। उसने गहरी सांस लेकर कॉल उठाया और बेहद सर्द आवाज में कहा, व्हाट हैपेंड? इतना कहते ही दूसरी तरफ से अध्याय ने रोते हुए कहा, भाई, वह भाई। अध्याय को रोते हुए देखकर व्योम ने सीरियस लहजे में पूछा, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ है? व्योम की बात सुनकर अध्याय कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो लगातार कॉल पर रो रहा था। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर व्योम ने किसी से कहा, अगर रोना हो गया हो तो बताओ कि क्या हुआ है। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर अध्याय ने धीरे से कहा, भाई, वो अंजलि, और आगे कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। उसने मोबाइल को बॉडीगार्ड के हाथ में दे दिया और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। बॉडीगार्ड ने हिम्मत करके व्योम को बता दिया कि अंजलि के साथ क्या हुआ है। व्योम, जो अब तक चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे ही उसने सुना कि अंजलि के साथ क्या हुआ है, वो गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसकी पूरी बॉडी गुस्से की वजह से कांप रही थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन सा हॉस्पिटल? व्योम की डरावनी आवाज सुनकर बॉडीगार्ड ने डरते हुए बताया कि अंजलि को लेकर वो अग्निहोत्री हॉस्पिटल आए हैं। व्योम ने गुस्से से टेबल पर लात मारी और स्टडी रूम से बाहर आ गया। वो कॉरिडोर से तेज कदमों से नीचे की तरफ जाने लगा। तभी चांद, जो अभी सोकर उठी थी, मुस्कुराते हुए पूछी, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? चांद के सवाल पर व्योम ने कुछ नहीं कहा और तेज कदमों से नीचे जाने लगा। उसे इस तरह से खुद को इग्नोर करते हुए देखकर चांद ने परेशानी भरी आवाज में कहा, क्या कुछ हुआ है? आप परेशान लग रहे हैं। कहते हुए चांद दौड़ते हुए व्योम के पास आ गई। व्योम, जो सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, अचानक चांद ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ है? आप परेशान हैं? व्योम ने गुस्से से चांद को दूर करते हुए कहा, समझ नहीं आता, जब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। व्योम की गुस्से भरी आवाज सुनकर चांद डरकर 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने डरते हुए कहा, आप परेशान हैं, कुछ हुआ है क्या? व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, देखो, मेरा दिमाग बहुत खराब है, इसलिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। चांद ने रोते हुए कहा, वो हमें दर्द दे रहे हैं। व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, तो मैं क्या करूं तुम्हारे दर्द का? मैं डॉक्टर नहीं हूं, तो अपने दर्द को बर्दाश्त करो। कहते हुए व्योम गुस्से से वहां से नीचे चला गया। वहीं चांद व्योम की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था कि व्योम को उसकी परवाह है, लेकिन आज जिस तरह से व्योम ने उसके साथ बात की थी, उसे यही लग रहा था कि व्योम बस अपना फर्ज निभा रहा था क्योंकि वो उसकी पत्नी थी। उसने रोते हुए कहा, हम ही गलत समझ रहे थे। हमें इस दुनिया में प्यार पाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ दूसरों की नफरत पाने के लिए आए हैं। कहते हुए चांद रोते हुए वापस अपने कमरे में भाग गई। उसे फिर से दर्द होने लगा था, इसलिए वो व्योम को बताने के लिए बाहर आई थी। वहीं व्योम, जो अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ सुनकर पूरी तरह से पागल हो चुका था। चांद की आंखों में आंसू देखकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों के सामने बस उसकी बहन का चेहरा घूम रहा था। कुछ ही देर में व्योम अग्निहोत्री हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अध्याय, जो अभी भी अपने सिर को पकड़कर बैठा था और इमरजेंसी वार्ड की तरफ देख रहा था, ने कॉरिडोर में कई कदमों की आवाज सुनी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो व्योम अपने बॉडीगार्ड के साथ उसी तरफ आ रहा था। व्योम इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। व्योम को देखते ही अध्याय अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और दौड़ता हुआ जाकर सीधे व्योम से लिपट गया। कोई और मौका होता तो शायद व्योम गुस्से से उसे खुद से दूर करता, पर आज उसने ऐसा नहीं किया। अध्याय ने व्योम पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, भाई उसके साथ, भाई उसके साथ। कहते हुए उसके शब्द निकल ही नहीं रहे थे। व्योम उसे शांत कर रहा था,
तभी उसका ध्यान इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर गया, जिसका दरवाजा खोलकर डॉक्टर बाहर आ गए थे। व्योम ने धीरे से कहा, साइड हटो। उसकी आवाज सुनकर अध्याय साइड हट गया। व्योम तेज कदमों से डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर अच्छे से जानते थे कि अंजलि कौन है, क्योंकि यह अग्निहोत्री हॉस्पिटल था। 18 साल पहले इसे अंजलि के नाम पर ही शुरू किया गया था। डॉक्टर को कुछ न बोलते देखकर व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, बताओ क्या हुआ है। व्योम की डरावनी आवाज सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप गई। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि कोई भी उससे दूर ही रहना चाहता था। डॉक्टर ने डरते हुए कहा, उनका गैंग रेप हुआ है, 3 लोग थे। डॉक्टर की बात सुनते ही व्योम के हाथों की मुट्ठी बंध गई। उसने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, और डॉक्टर ने बेहद सीरियस लहजे में कहा, उनका प्राइवेट पार्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है। उनकी बॉडी पर भी काफी ज्यादा जख्म है। फिलहाल उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, हम अभी कुछ नहीं बता सकते। डॉक्टर की बात सुनकर व्योम की आंखें भी लाल हो गई। उसने बेहद डरावनी आवाज में कहा, मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए, जो करना है करो। कहते हुए व्योम गुस्से से पलटकर वहां से जाने लगा। उसे जाते देखकर अध्याय ने रोते हुए कहा, भाई दादी को कुछ नहीं पता, मैं क्या करूं भाई। अध्याय की बात सुनकर और सावित्री जी की कंडीशन के बारे में सोचकर व्योम ने उसे पलटकर देखते हुए कहा, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सावित्री जी को पहले ही 2 बार हार्ट अटैक आ चुके थे और उन्हें कोई भी ऐसी खबर देना बहुत क्रिटिकल था। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि उन्हें जितना हो सके खुश रखने की जरूरत है। व्योम नहीं चाहता था कि अंजलि की कंडीशन के बारे में जानकारी दादी की तबीयत खराब कर दे। अध्याय ने धीरे से कहा, और मॉम डैड, क्या उन्हें बता दूं? व्योम ने पीछे पलटकर कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या उन्हें फर्क पड़ता है कि उनके बच्चे जिंदा हैं या मर गए? कहते हुए व्योम वहां से चला गया। उसकी बात का मतलब समझकर अध्याय की आंखों में भी आंसू आ गए। बचपन से लेकर आज तक उनके पेरेंट्स ने उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया था। विकास फिर भी उन लोगों पर ध्यान देता था, पर विधि ने तो बस बच्चों को पैदा किया था। उसने कभी उनके डायपर चेंज नहीं किए, नहीं खुद से उन्हें दूध पिलाया। उन्होंने बचपन से ही उन्हें सर्वेंट के भरोसे छोड़ दिया था। यही वजह थी कि सावित्री जी को विधि पसंद नहीं थी। हालांकि वो उनकी पसंद नहीं थी, पर उन्होंने विधि को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि विधि ने अपने बच्चों को पैदा करके नौकरों के हवाले कर दिया, उनसे कोई मतलब नहीं रखा, तब से सावित्री जी के दिल में विधि के लिए नफरत पैदा हो गई थी। वो हर दिन इसलिए विकास को कोसती थी क्योंकि विधि ने कभी बहू या मां होने का कोई फर्ज नहीं निभाया था। अस्पताल से बाहर आकर व्योम ने सभी बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा जो अंजलि की प्रोटेक्शन के लिए थे। उसने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, मौत तो तुम लोगों को वैसे भी मिलेगी, पर मरने से पहले तुम लोग पता लगाओ कि वे लड़के कौन थे। तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे का वक्त है, वरना तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करूंगा। कहते हुए व्योम वहां से कार में बैठकर निकल गया। वो सभी बॉडीगार्ड्स के लिए ये सब सुनना बहुत कठिन था। वे जानते थे कि उनके लिए बचना नामुमकिन था, लेकिन वे अपने परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसलिए वो जल्दी से मूनलाइट क्लब चले गए। आधे घंटे में उन्होंने साहिल, सात्विक और अखिल की सारी जानकारी निकालकर व्योम को दे दी। इस वक्त व्योम मूनलाइट क्लब में मौजूद था और सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। जैसे ही उसका ध्यान साहिल, सात्विक और अखिल पर गया, उसके हाथों की मुट्ठी बंध गई। यही तीनों थे जिन्होंने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, इन दोनों को और उनके पूरे खानदान को कहीं से भी उठाकर लेकर आओ। अगर इन लोगों को लाने में देर हुई तो मैं तुम्हारे खानदान को खत्म कर दूंगा। एपिसोड 96। आधे घंटे के बाद व्योम इस वक्त मुंबई के बाहर बने अपने मेंशन के अंदर एक अंधेरे कमरे में राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने इस वक्त 3 लोग बाल बैठे हुए थे। उनकी हालत काफी खराब लग रही थी। व्योम की आंखें इस वक्त बेहद डरावनी थी। उसने अपने हाथ में रिवाल्वर घुमाते हुए कहा, बताओ क्या किया है तुम लोगों ने? अपने सामने व्योम अग्निहोत्री को देखकर तीनों लड़के, जो कि कोई और नहीं साहिल, सात्विक और अखिल थे, उनकी हालत खराब हो गई। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था कि जिस लड़की के साथ उन्होंने जबरदस्ती की वह कोई और नहीं, व्योम अग्निहोत्री की बहन थी। व्योम ने उन तीनों की तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, बहुत शौक है ना जबरदस्ती करने का, बहुत आग लगी है ना तुम्हारे अंदर। कहते हुए व्योम चुप हो गया। अभी वहां पर उन्हें कई सारे लोगों की चीखों की आवाज सुनाई दी। उन तीनों ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उनके पेरेंट्स उनके भाई बहन को घसीटते हुए वही लेकर आ रहा था।
अपने पेरेंट्स को इस तरह से घसीटते हुए यहाँ पर लाते हुए देखकर उन सब की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। वह तीनों भी अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करने वाले थे, पर उन तीनों की औकात व्योम के सामने कुछ भी नहीं थी। व्योम ने पलटकर उन तीनों के परिवार की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम लोगों के बच्चों ने क्या किया है? व्योम अग्निहोत्री को देखकर पहले से ही उन सब की हालत खराब हो चुकी थी। ऊपर से अपने बेटों को उसके सामने इस तरह से घुटनों पर बैठा हुआ देखकर वो लोग समझ गए थे कि उनके बेटों ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से व्योम अग्निहोत्री आज इतना ज्यादा गुस्से में है। व्योम ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज तुम लोग देखोगे कि गलती की सजा क्या होती है। व्योम की बात सुनकर उन तीनों में से एक के पेरेंट्स ने घबराते हुए कहा, पर मिस्टर अग्निहोत्री, हमारे बच्चों ने क्या किया है? व्योम ने जैसे ही यह सुना उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे बच्चों ने मेरी बहन का रेप किया है। व्योम की बात सुनते ही उन सभी की हालत खराब होने लगी। उनमें से किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन सब ने अपने बच्चों की तरफ देखा और समझ गए थे कि उनके बेटे तो जिंदा नहीं बचेंगे, साथ ही उनका परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। उनमें से एक के फादर ने हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर अग्निहोत्री, इन्हें जेल में डाल दीजिए। हम वादा करते हैं, हम इन्हें कभी भी नहीं छुड़ाएंगे। इन्हें सड़ने दीजिए वहीं पर। जेल की बात सुनते ही व्योम जोर जोर से हंसने लगा। व्योम उठकर खड़ा हो गया। उसने हंसते हुए उस आदमी के पास जाकर उसके बालों को पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इस इंडियन गवर्नमेंट में, इंडिया में गुनहगारों को कभी सजा नहीं दी जाती, इसलिए सजा हमें खुद देनी पड़ती है। गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ नहीं। आज तक गवर्नमेंट ने किया क्या है? देश में हजारों लाखों रेप होते हैं, कभी किसी को सजा मिलती है? निर्भया, जिसका गैंग रेप हुआ था, पूरी दुनिया जानती थी कि सच्चाई क्या है, पर उसके गुनहगारों को सजा मिली। उसका परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगता रहा और 7 साल बाद उन्हें इंसाफ मिला। ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलता, और तुम्हें लगता है कि अपनी बहन के गुनहगारों को मैं पुलिस के हवाले करूंगा? इनकी सजा खुद मैं तय करूंगा, वह भी तुम लोगों के सामने। कहते हुए व्योम ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, कपड़े उतारो इनके। व्योम की बात सुनकर वह तीनों चिल्लाने लगे, पर उसके बॉडीगार्ड ने उनकी बात मानकर उनकी बॉडी से सारे कपड़े निकालकर फेंक दिए। अब वो तीनों बिना कपड़ों के अंधेरे में जमीन पर पड़े हुए थे। वहां उनकी बहनें और मां भी थीं, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उनके पेरेंट्स चिल्ला रहे थे, पर व्योम को किसी के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, बहुत गर्मी है ना तुम लोगों के अंदर? आज तुम्हारी गर्मी पूरी तरह से बाहर निकलेगी। बुलाओ उन सबको। इतना कहते ही 10 हटे कट्टे आदमी अंदर आ गए। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इंडिया से ही ना हो। उन तीनों को देखकर व्योम ने कहा, इन तीनों की चीख निकालनी चाहिए, इतनी दर्दनाक कि मुझे सुकून मिले। व्योम की बात सुनकर उसने अपना सिर हिला दिया और अपने कपड़े निकालकर उन तीनों के पास आ गया। सभी को अपने पास आते हुए देखकर वह तीनों जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स को मदद के लिए बुलाने लगे, पर उनके पेरेंट्स क्या कर सकते थे? वो तो खुद की मदद भी नहीं कर सकते थे। व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों ने मिलकर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब तुम तीनों को 3-3 लोग अच्छे से बताएंगे कि जिस्म की आग मिटाना किसे कहते हैं। व्योम की बात सुनकर वह सभी आदमी शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए साहिल, सात्विक और अखिल को देखने लगे। उन तीनों की नजरों को खुद पर महसूस करके वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे और पूरे कमरे में उनकी चीखें गूंज रही थी। उनकी माँ और बहनों की रोने की आवाज भी गूंज रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी और उनकी हालत नहीं देख पा रहे थे। उनके पेरेंट्स की भी चीखें गूंज रही थी और वह व्योम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उनके बच्चों को छोड़ दे, पर व्योम कैसे उन लोगों को छोड़ सकता था जिन्होंने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। 10 में से 3-3 आदमी एक एक बार टूट पड़े। कुछ ही देर में उनके चीखें पूरे कमरे में गूंज रही थी। ये आदमी इंडियन कहीं से भी नहीं लग रहे थे। इन लोगों को स्पेशली रेपिस्ट को टॉर्चर करने के लिए तैयार किया जाता था। अब उन लोगों का भी रेप हो रहा था जिन्होंने व्योम की बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। उनकी चीखें सुनकर व्योम के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे गुनहगारों को इतना तड़पाऊंगा कि वो लोग दोबारा पैदा होने से भी डरेंगे। कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली। उसने उनके पेरेंट्स की तरफ देखा, जिनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे, पर व्योम को उनसे कोई मतलब नहीं था। 2 से 3 घंटे के बाद अखिल, साहिल और सात्विक बेजान से पड़े हुए थे। उनकी पूरी बॉडी पर वैसे ही निशान थे जैसे एक रेप करने के बाद किसी लड़की की बॉडी पर होते हैं। वही सभी आदमी शैतानी तरीके से हंस रहे थे।
उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए थे। ये सारे के सारे एड्स के पेशेंट थे। ये लोग अपनी तरह दूसरों को भी एड्स का पेशेंट बनाना चाहते थे, इसलिए ऐसे काम करते थे। व्योम ने हाथों के इशारे से उन सभी को जाने के लिए कहा और साहिल, सात्विक और अखिल की तरफ देखने लगा। उसने उन तीनों के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी तुम्हारी सजा बाकी है, इतनी जल्दी नहीं। कहते हुए उसने अपने आदमियों की तरफ देखा। उसके आदमी एक बड़ी सी तलवार लेकर आ गए, जिसे देखते ही वह तीनों, जो कि बेजान से पड़े हुए थे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम अगली बार ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उनकी बात सुनकर व्योम ने शैतानी तरीके से हंसते हुए कहा, अगली बार के लिए तुम लोग जिंदा कहाँ रहोगे? नहीं, या जिंदा तो रहोगे पर कुछ करने के लायक नहीं रहोगे। कहते हुए उसने अजीब तरीके से अपनी गर्दन घुमाई और अपने हाथ में पड़ी तलवार को देखने लगा। उसने पलटकर उनके पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे घर के सपूत अब किसी काम के नहीं रहेंगे। उनके पेरेंट्स की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अपने बच्चों की हालत देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, एक लड़की की इज्जत लूटते हुए तुम लोगों ने यह नहीं सोचा कि तुम्हारी भी बहन है। कहते हुए व्योम ने अखिल, जो कि वही लड़का था जिसने सबसे पहले अंजलि के साथ जबरदस्ती की थी, के प्राइवेट पार्ट पर तलवार चला दी। कुछ ही देर में उनके प्राइवेट पार्ट कटे हुए थे और वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो मर जाएंगे। व्योम ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो कुछ नहीं है, तुम्हें जिंदा तो छोड़ूंगा पर जीने लायक नहीं। कहते हुए व्योम ने उनके हाथों को भी काट दिया। उनकी बॉडी के लगभग सारे पार्ट कट चुके थे और वह तड़पते हुए वैसे ही पड़े हुए थे। व्योम ने उन लोगों की बॉडी की तरफ देखते हुए कहा, इन लोगों को यहाँ से कोई नहीं उठाएगा, ये लोग इसी तरह से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कहते हुए व्योम ने पलटकर उन तीनों के परिवार की तरफ देखकर बेहद डरावनी आवाज में कहा, और तुम लोग अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। कहते हुए व्योम वहां से चला गया। उन लोगों के परिवार को भी उसके आदमी घसीटते हुए बाहर से लेकर चले गए। अखिल, साहिल और सात्विक की बॉडी वहां पर तड़प रही थी। वह इसी तरह से तड़प तड़प कर मरने वाले थे क्योंकि कोई भी उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने वाला नहीं था और न ही उन्हें कोई ट्रीटमेंट मिलने वाला था। उनके हाथ, पैर और प्राइवेट पार्ट साइड में कटे पड़े थे। व्योम के चेहरे पर उनके खून की बूंदें थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी शर्ट पर भी खून की बूंदें चमक रही थी और उसकी आंखों में इंसानियत का नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। वह एक माफिया था जिसने हजारों लोगों की जान ली थी, लेकिन आज इन लोगों की जान उसने इसलिए ली थी क्योंकि इन लोगों ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी। उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि उसकी बहन किस तरह से तड़पी होगी, किस तरह से इन लोगों के सामने चिल्लाई होगी, चीखी होगी कि इन लोगों से छोड़ दे, पर इन लोगों ने उसे पर रहम नहीं दिखाया। तो व्योम भी उन लोगों पर कैसे रहम दिखा सकता था? कुछ ही देर में व्योम दोबारा हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। इस बीच उसके दिमाग से चांद पूरी तरह से निकल चुका था क्योंकि उसे बार बार यही ख्याल आ रहा था कि होश में आने के बाद अंजलि की क्या हालत होगी। वह जानता था कि उसकी बहन बहुत ज्यादा रूड और एरोगेंट है, दूसरों को अपने पैसों का रौब दिखाती है, पर वो कैरेक्टरलेस नहीं थी। दूसरी तरफ अग्निहोत्री मैंशन में चांद इस वक्त कोने में बैठी हुई थी, अपने पेट को पकड़कर। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, दर्द हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने हिम्मत करके अपने मोबाइल को अपने हाथ में लिया, लेकिन उसे याद आया कि कैसे दोपहर में व्योम उस पर गुस्सा करके चला गया था। उसने फिर से रोते हुए कहा, हम क्या करें? कहते हुए अपने पेट को दोनों हाथों से दबाकर अपने घुटनों को मोड़कर बैठ गई। वह अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि अब उसके मुंह से चीखें निकल रही थी। वो जोर जोर से सिसक सिसक कर रो रही थी। रूम साउंड प्रूफ था, जिस वजह से उसकी आवाज किसी को नहीं सुनाई दे रही थी। चांद ने अपनी आंखें खोलकर दर्द भरी आवाज में कहा, आप कहाँ हो? कहते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। दर्द ज्यादा होने की वजह से वह हल्की बेहोशी की हालत में चली गई थी, लेकिन इस वक्त उसे संभालने के लिए यहाँ कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं और वो बेहोश हो गई। दूसरी तरफ व्योम हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अध्याय ने व्योम को आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर खून के निशानों और उसकी शर्ट पर खून की बूंदें देखकर उसने समझ लिया कि व्योम उन लोगों को सजा देकर आया है।
अध्याय की बहन की कंडीशन के पीछे जिम्मेदार लोगों को सजा देने की बात सुनकर वह गुस्से में नहीं आया, उल्टे वह खुश था कि उसके भाई ने अंजलि के गुनहगारों को सजा दे दी है। व्योम ने अध्याय के पास जाकर उसे घूरते हुए कहा, अंजलि को होश आ गया है? अध्याय ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर सिर झुका दिया। वो काफी देर से डॉक्टर से यही सवाल पूछ रहा था कि अंजलि को होश कब आएगा, लेकिन अभी तक अंजलि को होश नहीं आया था और डॉक्टर ने ये भी नहीं बताया था कि उसकी कंडीशन कैसी है। व्योम ने चिल्लाते हुए कहा, डॉक्टर कहाँ है? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर डॉक्टर, जो कि कॉरिडोर से अंजलि को चेक करने के लिए जा रहे थे, के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। व्योम ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा डॉक्टर कहाँ है? आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।